हाँ, नमस्कार दोस्तों। कृष्णा बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको पुष्प के प्रारूपिक संरचना के विषय में बताया। पुष्प के प्रारूपिक संरचना के 4 भाग होते हैं, उसके विषय में आप लोगों ने जाना। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूक्ष्म बीजाणु जनन को जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि आखिर सूक्ष्म बीजाणु जनन है क्या। सूक्ष्म बीजाणु धानी में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है। सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जो सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं वह अगुणित होते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जो सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं वह अगुणित होते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया विधि। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया विधि को समझने के लिए सबसे पहले तरुण पुष्प के पुंकेसर के परागकोश का अध्ययन करते हैं। तरुण पुष्प के पुंकेसर के परागकोश का अध्ययन करने पर पता चलता है कि तरुण पुष्प के पुंकेसर का परागकोश अनेक विभज्योतिकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनके समूह को हाइपोडर्मल कहते हैं। हाइपोडर्मल चारों तरफ से जिस कोश की आवरण के द्वारा घिरा होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस हाइपोडर्मल चारों तरफ से जिस कोश की आवरण के द्वारा घिरा होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मल की कोशिकाएं आकार व आकृति में विभेदित होकर एपिडर्मिस के 4 कोनों पर व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसे आर्चिस्पोरियल सेल कहता है। आर्चिस्पोरियल सेल की कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा प्राइमरी पैराइटल सेल तथा प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल्स एपिडर्मिस की तरफ लगी होती है, जबकि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स प्रोकैम्बियल टिश्यू की तरफ लगी होती है। प्राइमरी पैराइटल सेल की कोशिकाएं बड़ी तेजी से विभाजित व विभेदित होकर 5 से 7 कोश के स्तरों का निर्माण करते हैं। 5 से 7 कोश के स्तरों का निर्माण करते हैं। इन 5 से 7 कोश के स्तरों में जो कोश की स्तर एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है उसे एंडोथेसियम कहते हैं। एंडोथेसियम के नीचे पाए जाने वाले 3 से 5 कोश की स्तर को मिडिल लेयर कहते हैं, और मिडिल लेयर के नीचे पाए जाने वाले लंबी एवं बहुकेंद्रकी कोश की स्तर को टैपिटम कहते हैं। इस प्रकार प्राइमरी पैराइटल सेल की कोशिकाएं विभाजित व विभेदित होकर एंडोथेसियम, मिडिल लेयर तथा टैपिटम का निर्माण करते हैं। द्विपालित अपरिपक्व परागकोश में एंडोथेसियम, मिडिल लेयर तथा टैपिटम मिलकर 4 प्रकोष्ठ अर्थात 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणुजन ऊतक होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणुजन ऊतक होता है, जिसका निर्माण प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल से होता है। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिकाएं सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में व्यवहार करती है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती है।
कोश में प्रोकैम्बियल टिश्यू संवहन ऊतक में विकसित होकर अपरिपक्व पराग कोश में ही विभिन्न ऊतकों में जल एवं खाद्य पदार्थों का संवहन करती हैं। जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है, तो वह स्टोमियम की तरफ से अंदर की तरफ धंसने लगती है, जहां से यह फट जाती है। फटने के उपरांत सूक्ष्म बीजाणुधानी में उपस्थित सूक्ष्म बीजाणु परागकण के रूप में स्वतंत्र होने लगते हैं। परागकण के रूप में स्वतंत्र होने लगते हैं। जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो उसमें घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है। उस घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं सूक्ष्म बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होती हैं। वही चीज हमने बताया कि प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणुजन ऊतक होता है, जिसका निर्माण प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल से होता है, वही है। बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं सूक्ष्म बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होती हैं। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करती है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणुजनन कहलाता है। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिससे 4 सूक्ष्म बीजाणु समूह के रूप में व्यवस्थित होकर सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय का निर्माण करते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व व स्फुरित होता है, तैसे ही सूक्ष्म बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये जो सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय हैं, इसमें से प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणु अलग हो जाता है और परागकणों के रूप में विकसित होते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी में हजारों की संख्या में सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। हजारों की संख्या में सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। ये हजारों सूक्ष्म बीजाणु परागकणों के रूप में निर्मित होते हैं और परागकणों से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आज के लिए बस इतना काफी है, बाकी की चर्चाएं हम कल करेंगे।